Welcome and good morning, friends. I am Fulkawar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर आपका स्वागत करता हूं। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है नागरिक रक्षा। इंग्लिश में इसको सिविल डिफेंस बोलते हैं। तो ये सिविल डिफेंस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। आधुनिक युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा भीषण व व्यापक होते जा रहे हैं। इन युद्धों का क्षेत्र अब सिर्फ सीमा पर मुठभेड़ या सेनाओं की लड़ाई ही नहीं रह गया है। आधुनिक युद्ध में राष्ट्र का हर नागरिक, कर्मचारी, सैनिक, छात्र, बच्चे, बुजुर्ग व राष्ट्र की हर प्रकार की संपत्ति शामिल है। आज के युग में राष्ट्र के नागरिकों की मनोशक्ति व मनोबल ही किसी राष्ट्र की हार या जीत का फैसला करती है। इतिहास ऐसे हजारों उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां युद्ध में एक बेहद कमज़ोर राष्ट्र ने अपने नागरिकों के मनोबल की सहायता से शक्तिशाली राष्ट्रों को हराया है। इसमें चाहे अमेरिका वियतनाम युद्ध हो या रूस और जर्मनी का युद्ध हो, ये सारे युद्ध हमें ये बताते हैं कि अगर नागरिक शक्ति को हम अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करें तो वो क्या कर सकती है। सिविल डिफेंस की परिभाषा। सिविल डिफेंस होता क्या है? नागरिक रक्षा का अर्थ है युद्ध या युद्ध के माहौल में नागरिकों को उनके दैनिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना व उनकी रक्षा का प्रबंध करना। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, अतः उनके प्रत्येक कार्य से देश को लाभ या हानि होती है। इसलिए नागरिक रक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ विद्वानों ने इसकी अलग से कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। पहली परिभाषा कहती है कि शत्रु के हमले के दौरान नागरिकों के द्वारा नागरिकों की रक्षा करना ही नागरिक रक्षा है। यानी कि शत्रु का हमला जब होता है तो नागरिकों के द्वारा नागरिकों की रक्षा करना ही नागरिक रक्षा कहलाता है। दूसरी परिभाषा कहती है नागरिक रक्षा का अर्थ है दुश्मन की गोलाबारी से होने वाले आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक भौतिक नुकसान को कम से कम रखने हेतु जनता को प्रशिक्षित करना। दूसरी परिभाषा हमें ये बताती है कि जब दुश्मन की गोलाबारी होती है, दुश्मन हवाई जहाज़ द्वारा हवाई हमले करता है, तो उस दौरान जनता को जो आर्थिक और भौतिक और जान माल का जो नुकसान होता है वो उसको कम से कम कैसे रखना है, उसके बारे में जब हम जनता को प्रशिक्षित करते हैं तो वो सारी कार्रवाई नागरिक रक्षा कहलाती है। इसके अलावा सेठ ड्रेकर के अनुसार नागरिक रक्षा का अर्थ है नागरिकों के द्वारा नागरिकों की रक्षा की व्यवस्था करना। तो ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने हिसाब से सिविल डिफेंस की परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरिक रक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्र की जनता व प्रशासन एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करते हैं और उसे असफल कर देते हैं। इसमें वे न केवल अपने जानों व माल की रक्षा करते हैं, अपितु समय समय पर नागरिक व प्रशासन की सैनिक की सहायता भी करते हैं। सिविल डिफेंस की आवश्यकता क्या है? सिविल डिफेंस की जो आवश्यकता है वो कई प्रकार से है। पहले सिविल डिफेंस की आवश्यकता युद्ध आरंभ होने से पहले किस प्रकार जरूरत पड़ती है। नागरिक रक्षा की आवश्यकता युद्ध आरंभ होने से पहले अत्यधिक होती है, क्योंकि यह राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार होने की चेतावनी तो देती है, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को भी जुटाती है, जिससे राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा के साथ ही आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसमें नागरिक रक्षा संगठन किस प्रकार कार्रवाई करते हैं? पहले वे चेतावनी देते हैं, दूसरे नंबर पर नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तीसरे नंबर पर संकटकालीन शरण स्थल बनाए जाते हैं, सुरक्षा साधनों को जुटाया जाता है, महत्वपूर्ण स्थानों को छिपाया जाता है, संचार व्यवस्था को गोपनीय बनाया जाता है, नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है, प्रशासन से सहयोग लिया जाता है और उसको दिया भी जाता है, नाभिकीय बमों से बचने के उपाय बताए जाते हैं। नीड एट द स्टार्ट ऑफ वार, यानी युद्ध शुरू होने के बाद इसकी क्या जरूरत पड़ती है। नागरिक रक्षा संगठन युद्ध काल में सैनिक संगठन की भांति महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाता है। युद्ध के समय जनता में जो भय एवं आतंक का वातावरण होता है उसे कम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देता है और उनकी सहायता करता है। संक्षिप्त में अगर हम कहें कि युद्ध के समय इस संगठन को किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए तो हम उसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।
यह सुरक्षा संकेतों को बताता है, हवाई हमले से रक्षा के नियमों की जानकारी देता है, बमों को निष्क्रिय कैसे करना है इसकी जानकारी देता है, विनाशक बमों की विनाशकता को कम कैसे किया जा सकता है उसकी जानकारी देता है, अगर कोई घायल है उसकी चिकित्सा कैसे करनी है इसके उपाय बताता है, आपूर्ति व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है उसकी व्यवस्था करता है, पुनर्वास की व्यवस्था बनाता है, संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखता है और अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो उसको पुनर्स्थापित करने में मदद करता है, वायु केंद्रों की स्थापना में सहयोग देता है। तो इस प्रकार युद्ध शुरू होने के बाद इसका महत्व इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है युद्ध के बाद, नीड एट द एंड ऑफ द वार। युद्ध के बाद इसकी क्या आवश्यकता होती है? युद्ध के नागरिक रक्षा व्यवस्था का महत्व युद्ध के बाद भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि युद्ध के कारण जो राष्ट्र है, जो नगर हैं, गांव हैं, वे अस्त व्यस्त होते हैं। इसके द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक आर्थिक साधनों को जुटाया जाता है। जो भी बम विस्फोटों द्वारा जो भी हानि हुई है उसको कम से कम किया जाता है, कहीं पे आग वगैरह लग गई हो उसको बुझाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य ये करते हैं वो उसमें संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने के में सहायता देता है, राष्ट्रीय भावना एवं सफलता के विकास में सहायता करता है, नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करता है, नागरिकों की चिकित्सा की सहायता करता है, खाद्य एवं आवश्यक सामग्री जुटाने में भी यह सहायता करता है। तो इस प्रकार सिविल डिफेंस जो है वो कई प्रकार से हमारी सहायता करता है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक रक्षा संगठन क्या होते हैं? नागरिक रक्षा संगठन की सफलता के लिए राष्ट्र की जनता के मध्य देशभक्ति, सहयोग, त्याग, एकता व बलिदान की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। देश के प्रत्येक स्तर पर नागरिक रक्षा के समुचित संगठन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सामूहिक प्रयासों द्वारा ही नागरिक रक्षा को सफल बनाया जा सकता है। नागरिक रक्षा संगठन का गठन इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आते हैं स्वयंसेवी संगठन, जिनको बोला जाता है वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन। स्वयंसेवी संगठन किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। नागरिक रक्षा में इनको एनजीओ भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नागरिक रक्षा में एनजीओ का एक प्रमुख योगदान होता है। वह देश कभी भी नागरिक रक्षा में सफल नहीं हो सकता यदि उसके नागरिकों में स्वयं ही अपने देश के प्रति कार्य करने व त्याग करने की भावना ना हो। इन संगठनों में कार्य करने वाले नागरिकों की इच्छा अपने देश व समाज के प्रति सेवा करने की होती है। स्वयंसेवी संगठन के रूप में हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के संगठन व संस्थाएं कार्यरत हैं। पहले नंबर पर आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1870 में की गई थी। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें युद्ध में घायल बंदी सैनिकों की देखभाल की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में के तहत रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रेड क्रॉस की गाड़ियों को निशाना बनाना या उनके ऊपर हमला करना कानूनी जुर्म होता है। यह नागरिक रक्षा का उच्च स्तरीय संगठन है जो युद्ध, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन आदि में भी लोगों की सेवा करता है। दूसरे नंबर पर आता है सेंट जॉन एम्बुलेंस 1887। इस संगठन की स्थापना भी रेड क्रॉस की भावना से ही की गई थी, यानी कि इसका भी उद्देश्य यही था कि जो गरीब जनता है, जो घायल लोग हैं, उनकी सहायता किस प्रकार से की जाए। भारत में 1905 में मुंबई में पारसी एम्बुलेंस व नर्सिंग की स्थापना की गई थी। यह संगठन नर्सिंग सेवा के साथ साथ हवाई हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट भी प्रदान करता है। नागरिक रक्षा में यह भी एक उच्च स्तरीय संगठन है। तीसरे नंबर पर आता है स्काउट्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस संगठन की स्थापना 1908 में ब्रिटेन में बॉयज स्काउट्स के रूप में हुई थी। इस संगठन की शिक्षा व कार्यप्रणाली नागरिक रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे देश में स्कूल व कॉलेज स्तर पर इस संस्था का गठन हो चुका है। यह संगठन हवाई हमले से सुरक्षा, आग में फंसे लोगों की सहायता करना तथा उन्हें शीघ्रता से प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भिजवाना जिससे लोगों की प्राण रक्षा हो सके, ये करता है। इसके अलावा यह संगठन अफवाह फैलाने वाले व गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र रखता है। दूसरे नंबर पर आते हैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अर्ध सरकारी संगठन। इनको एसजीओ बोलते हैं। इस संगठन के सदस्यों को सरकार से कोई भी वेतन नहीं मिलता, परंतु इनको चलाने वाले, इनको लीड करने वाले सरकार के ही कर्मचारी होते हैं। हमारे देश में 2 प्रमुख संगठन इसी श्रेणी में आते हैं जो कि निम्न हैं।
पहले नंबर पे आता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इस संगठन का गठन भारतीय युवाओं में देशभक्ति व देश की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। इसे वर्ष 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। यह संगठन नागरिक रक्षा में अपना बहुत योगदान देता है। वर्तमान में एनसीसी को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। पहले नंबर पर सीनियर डिवीज़न आती है, दूसरे नंबर पर जूनियर डिवीज़न, तीसरे नंबर पर गर्ल्स डिवीज़न आती है। एनसीसी के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं देश के युवाओं में देशभक्ति, सदाचार, अनुशासन, नेतृत्व व निस्वार्थ भावना का विकास करना, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उच्च प्रशिक्षित, संगठित व प्रोत्साहित युवाओं को तैयार करना। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं में अपना कैरियर तलाशने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला परिवेश भी यह उपलब्ध कराता है। इस प्रकार एनसीसी संगठन का महत्व देश के विकास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। गृह रक्षक होमगार्ड्स। होमगार्ड्स का गठन 1946 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह दल बेहद अनुशासित होता है तथा पुलिस प्रशासन की सहायता करने के अलावा यह नागरिक रक्षा में भी अपना योगदान देता है। होमगार्ड्स सभी राज्यों में है जहां इसके प्रमुख को कमांडेंट कहा जाता है। वर्तमान में होमगार्ड्स में एक कंपनी होती है जिसमें 3 प्लाटून होते हैं। प्रत्येक कंपनी में 120 स्वयंसेवक होते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि भली भांति नागरिक रक्षा में अपना योगदान दे सके। तीसरे नंबर पर आते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन। इन संगठनों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है, जो कि इन संगठनों की कार्यप्रणाली तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर नजर रखता है। इन संगठनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। केंद्रीय संगठन, यह संगठन भी निम्न कार्य करता है। नागरिक रक्षा के कार्यों का निरीक्षण करता है एवं उनकी व्यवस्था करता है। नागरिक रक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करता है। अर्ध सरकारी व एनजीओ संगठनों की कार्यप्रणाली व उनकी व्यवस्थाओं पर भी यह नज़र रखता है तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें वित्त तथा दूसरे सहयोग प्रदान किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य के संगठन। राज्य स्तर पर नागरिक रक्षा संगठन पर राज्य का गृह मंत्री नजर रखता है। वह अपने राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति का निर्धारण करता है। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग कोई रूल बनाना चाहता है तो उसमें शामिल कर सकता है। गृह मंत्री ही जनता को जागरूक करने, उनको प्रशिक्षित करने एवं संगठन में भर्ती करने की व्यवस्था करता है। तीसरे नंबर पर आते हैं स्थानीय संगठन। यह संगठन जिला स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका नियंत्रण व संचालन जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर करते हैं। यह संगठन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को आम जनता तक पहुंचाते हैं। यह राज्य सरकार व जनता के मध्य कड़ी का काम करते हैं। इसकी सलाहकार समिति में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सरपंच हैं, पंच हैं आदि। फील्ड ऑफ सिविल डिफेंस, नागरिक रक्षा का क्षेत्र। वर्तमान में नागरिक रक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना होता है। नागरिक रक्षा में सैनिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र को छोड़कर सब क्षेत्र आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव डिफेंस। सक्रिय रक्षा की जिम्मेवारी हमारी सशस्त्र सेनाओं की होती है। इसका उद्देश्य शत्रु को पूरी तरह से परास्त करके उसको अपने देश की सरहद से बाहर निकालना होता है। इसमें सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियां आती हैं। निष्क्रिय क्षेत्र, पैसिव डिफेंस। निष्क्रिय रक्षा क्षेत्र ही वास्तविक नागरिक रक्षा क्षेत्र होता है। निष्क्रिय रक्षा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य शत्रु के हमलों को नागरिकों के सहयोग से प्रभावहीन कर देना है। दूसरे शब्दों में कहें तो निष्क्रिय रक्षा में नागरिकों को प्रशिक्षित करके जो हवाई हमलों का जवाब दिया जाता है तथा उनके बचाव के साधन मुहैया करवाए जाते हैं। मेजर कुलश्रेष्ठ के अनुसार निष्क्रिय रक्षा द्वारा दुश्मन के हवाई हमलों को तो नहीं रोका जा सकता, परंतु बमों के प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। इसके 3 प्रमुख तरीके होते हैं। शेल्टर का निर्माण किया जाता है, ब्लैकआउट किया जाता है, कैंपलाज की व्यवस्था की जाती है। वास्तव में किसी भी नागरिक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने देश की सुरक्षा में अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करे। तीसरे नंबर पर आते हैं सिविल डिफेंस फोर्स, नागरिक रक्षा बल। नागरिक रक्षा बल हेतु राष्ट्रीय नागरिक रक्षा महाविद्यालय नागपुर की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन की गई है। यह विश्वविद्यालय नागरिक रक्षा और आपदा प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के कोर्सों का संचालन करता है और विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट हैं वो प्रदान करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल डिफेंस, नागरिक रक्षा का महत्व क्या है? वर्तमान समय में नागरिक रक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि युद्ध का वर्तमान स्वरूप बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हवाई हमलों ने बड़े पैमाने पर आम जनता का नरसंहार किया था।
परंतु वही जब खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराक पर हवाई हमलों मिसाइलों से घातक हमले किए तो वहाँ के नागरिक संगठनों की व्यापक तैयारी से कम हानि हुई। जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें इराक को बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ था, लेकिन वहाँ के नागरिक संगठनों ने जो नुकसान और ज़्यादा हो सकता था उसको कम से कम किया। आज के नागरिक संगठनों को का अत्यधिक महत्व है। आज नागरिक रक्षा संगठनों का अत्यधिक महत्व है। वे नागरिक रक्षा कार्य करने के अलावा देश की कृषि व औद्योगिक उत्पादन को भी बरकरार रखना चाहते हैं। युद्ध में विध्वंस तो निश्चित होता है, परंतु नागरिक रक्षा के द्वारा उसको कम से कम किया जा सकता है। नागरिक रक्षा न केवल आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि सहयोग और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से आम जनता में जोश भरने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। इसके प्रमुख महत्व क्या है, इसका प्रमुख वो क्या है? पहला है राष्ट्रीय भावना का विकास करना। दूसरे नंबर पे युद्ध में सहयोग की भावना का विकास करना आम जनता के बीच में। युद्ध के दौरान आर्थिक विकास को बनाए रखना, जनोपयोगी व आवश्यक सेवाओं को जुटाना, क्षतिग्रस्त इमारतों को सुधारना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करना, जनता का मनोबल बनाए रखना, जनता में भय और आक्रोश को फैलने से रोकना, रक्षा के अतिरिक्त साधनों को जुटाना तथा स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने में प्रशासन की सहायता करना। तो सिविल डिफेंस का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिविल डिफेंस के ऊपर था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।